हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनालिसिस के लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ रहे थे। हमारी वॉइस यहाँ से ब्रेक हो गई थी, हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है, इस इक्वेशन तक हम लोग पहुँचे थे और इसके बाद वॉइस जो है वो ब्रेक हो गई थी, जिस वजह से हमने कंप्लीट तो कर लिया था इसको, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं आवाज़ के साथ कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। देखते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, तो हम लोग अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या बनता है। Z4 और ZD इसका मल्टीप्लाई आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरा ZD इंटू Z3 ये बनेगा, ठीक है, यानी इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, इसलिए सब प्लस में लिखा गया। फिर इसके आगे Z3 इंटू ZD ये आया, Z3। अब इसके बाद Z4 का देखिए, ये माइनस अंदर चला गया, प्लस बन गया, और इसका मल्टीप्लाई Z3 के साथ जब होगा, Z4 इंटू Z3, Z4 इंटू Z1, Z4 इंटू ZD। अब जो जो कैंसिल आउट होगा, दोनों साइड हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखिए, Z4 ZD पहले ये कटा, Z3 ZD ये कटा, Z3 Z4 और Z4 Z3 ये भी कट गया। आपका जो बचा है Z3 Z2 इक्वल टू Z1 Z4 ये बचा है, और इसका हम लोग रेशियो ले लेंगे। देखिए, Z3 बाई Z1 इक्वल टू Z4 बाई Z2, या दूसरे सेंस में कहें Z1 बाई Z3 इक्वल टू, इसका आप रिवर्स कर लीजिए, Z1 बाई Z3 इक्वल टू Z2 बाई Z4। ये आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन आई है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि अगर इस आर्म का रेशियो Z1 बाई Z3 ये इस आर्म के रेशियो के बराबर हो जाए, Z2 बाई Z4 के बराबर आ जाए, तो ये जो ZD ब्रिज वाला इम्पीडेंस है, ब्रिज इम्पीडेंस है, इसके बीच में जीरो करंट फ्लो होगी। ठीक है, इसके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जो करंट का अमाउंट होगा वो जीरो होगा, तो ब्रिज बैलेंस होगा। यही व्हीटस्टोन ब्रिज या ब्रिज नेटवर्क में यही प्रॉपर्टी होती है कि बीच वाला जो इम्पीडेंस है उसमें के, यानी कि इसमें हो क्या रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये आपस में बराबर हो जाएगा। जो करंट होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, यानी प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से करंट निकलती है और लो पोटेंशियल माइनस की तरफ आती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल दोनों का जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए या दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो ये ब्रिज है वो बैलेंस हो जाएगा। तो यही बैलेंसिंग कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की आप लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं। तो इसको हमने मैथ्स एनालिसिस या मैथ इक्वेशंस की मदद से निकाला है, ये जो आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, देखिए ये रिजल्ट जो आपका आया, यही बैलेंसिंग कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसके आगे वाले लेक्चर्स में भी वॉइस ब्रेक हो गई थी, जो हम लोग नेटवर्क थियरम पढ़ रहे थे। नेटवर्क थियरम में क्या है, नेटवर्क थियरम में जो पहली थियरम है उसको थेवेनिन थियरम बोलते हैं। ठीक है, इसको वोल्टेज सोर्स थियरम भी बोलते हैं या थेवेनिन थियरम बोलते हैं। थेवेनिन थियरम का स्टेटमेंट जो था वो हमने कुछ ये लिखा था, वॉइस तो ब्रेक हो गई थी, तो हम एक बार फिर से समझाते हैं इसको क्या था। आपका स्टेटमेंट क्या, देखिए, दिस थियरम स्टेट्स दैट current in an impedance ZL connected to two terminals of a network is the same as if ZL were connected to a voltage generator whose generated voltage is equal to the open circuit voltage at the terminals and whose internal impedance is equal to the impedance of the network looking back from the terminals with all generators replaced by their internal impedances। इसका मतलब क्या है, जो ये स्टेटमेंट है थेवेनिन की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई नेटवर्क है, कोई सर्किट है, सर्किट डायग्राम आपको दिया, उसके एक्रॉस कोई इम्पीडेंस ZL हम कनेक्टेड कर देते हैं। जैसे कोई सर्किट हो गई, उसके दो टर्मिनल पर हम लोग एक इम्पीडेंस ZL लगा दे रहे हैं।
तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो कितना होगी उसके बारे में थेवेनिन ने बताया है। ठीक है, उसको अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कोई नेटवर्क सिस्टम दिया हुआ है आपको, तो उसके दो टर्मिनल्स पर कोई हम लोग रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस या लोड इम्पीडेंस लगा दें ZL, उसमें करंट कितनी फ्लो होगी वो आपको कैलकुलेशन के लिए दे दिया जाए तो वो कितनी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं थेवेनिन थ्योरम की मदद से, वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, करंट इन एन इम्पीडेंस ZL, किसी इम्पीडेंस ZL में जो करंट होगी, जो ZL क्या है, कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ ए नेटवर्क, किसी नेटवर्क के दो टर्मिनल से कनेक्टेड, जैसे टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क हमने पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, उसी में अगर हम लोग ZL के क्रॉस करंट का अमाउंट निकालें तो वो क्या होगी, वो हमने वहां पे निकाल करके देखा था। लेकिन उसी तरह से अगर ढेर सारे अलग अलग नेटवर्क आपको कनेक्टेड मिल गए, तब अगर आपको निकालने के लिए आ गया कि करंट IL क्या आएगी, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना। तो उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो वो करंट कनेक्टेड टू ए टू टर्मिनल्स ऑफ ए नेटवर्क इज द सेम एज इफ, वो करंट का अमाउंट सेम होगा एज इफ, यानी कि ZL ऐसा है कि ZL वेयर कनेक्टेड टू ए वोल्टेज जनरेटर, कि ZL को हम लोग किसी वोल्टेज जनरेटर EOC से कनेक्ट कर दें। ठीक है, जिसका ओपन सर्किट जो वोल्टेज है, हुज जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू द ओपन सर्किट वोल्टेज, इससे जो वोल्टेज है, इस जनरेटर का जो वोल्टेज है इसके ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर है, और एट द टर्मिनल्स एंड हुज इंटरनल इंपीडेंस, और इसका जो इंटरनल इंपीडेंस है वो किसके बराबर है, EOC का इंटरनल इंपीडेंस इक्वल टू द इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क लुकिंग बैक फ्रॉम द टर्मिनल। इस टर्मिनल से लुकिंग बैक हम लोग पीछे देखते हैं, इन सभी के इंपीडेंस के बराबर है, विद ऑल जनरेटर्स रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपीडेंसेस। इस टर्मिनल्स के पीछे ढेर सारे वोल्टेज सोर्स लगे हुए होंगे, मान लो बैटरी लगी हुई है, ढेर सारी बैटरीज लगी हुई हैं, ढेर सारे इंपीडेंसेस लगे हुए हैं, तो इन सब के इंटरनल इंपीडेंसेस को रिप्लेस करके एक इंपीडेंस ZG हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वोल्टेज सोर्स के साथ एक इंपीडेंस ZG कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जो इन सभी के इंटरनल इंपीडेंसेस को रिप्लेस करके एक नया इंपीडेंस है जो इस वोल्टेज सोर्स का इंपीडेंस होगा, और ये वोल्टेज सोर्स जो करंट फ्लो कराएगा ZL में, वही करंट यही IL होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, करंट इन एन इंपीडेंस ZL कनेक्टेड टू ए टू टर्मिनल्स ऑफ ए नेटवर्क, यानी कोई इंपीडेंस ZL है जो दो टर्मिनल्स कनेक्टेड है इसका किसी नेटवर्क से, वो क्या होगा, इज द सेम, वो उतना ही होगा एज इफ, ऐसे जैसे कि ZL वेयर कनेक्टेड टू ए वोल्टेज जनरेटर, ऐसा है कि जैसे कि ZL किसी वोल्टेज जनरेटर से कनेक्टेड है, हुज जनरेटेड वोल्टेज, जिसका जनरेटेड वोल्टेज क्या है, इज इक्वल टू द ओपन सर्किट वोल्टेज, इसका जो जनरेटेड वोल्टेज EOC है वो ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर है, यानी इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो भी वोल्टेज होगा उसके बराबर है, और एंड हुज इंटरनल इंपीडेंस, और इस वोल्टेज जनरेटर का इंटरनल इंपीडेंस किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क लुकिंग बैक फ्रॉम द टर्मिनल्स। ये इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क, जो ये नेटवर्क होगा, ये हमने जो बॉक्स बनाया है इसके अंदर ढेर सारे वोल्टेज सोर्स और इंपीडेंस कनेक्टेड हैं, उन सभी का जो टोटल इंपीडेंस निकल करके आएगा, जैसे वोल्टेज सोर्स का अपना इंटरनल इंपीडेंस होगा, कुछ अलग इंपीडेंस कनेक्टेड होंगे, उनका जो इंपीडेंस होगा उसका हम लोग टोटल इंपीडेंस जो कनेक्टेड है इसके पीछे, उन सबको निकाल करके रिजल्टेंट इंपीडेंस जो होगा वही इसका इंटरनल इंपीडेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट का अमाउंट क्या आएगा यहाँ से, IL इक्वल टू, देखिए वोल्टेज सोर्स EOC अपॉन ZG प्लस ZL, यानी टोटल इंपीडेंस, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो ZG प्लस ZL, I इक्वल टू V/R, ये फार्मूला हम पढ़े हैं। ठीक है, तो V हो गया इसका ओपन सर्किट वोल्टेज EOC, और R इसका इंटरनल इंपीडेंस यानी ZG, और ये जो लोड इंपीडेंस है इनका सम, यही IL आ जाएगा। आसानी से हम लोग इसको, इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आसानी से सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये थेवेनिन थ्योरम है और इसका ये स्टेटमेंट हो गया, और इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कैसे। एक नेटवर्क लेकर के, कोई नेटवर्क हम लोग ले लेते हैं और उसके जरिए हम लोग इसको देखते हैं क्या है।
ठीक है। जैसे मान लेते हैं लेट अस टेक टी नेटवर्क, जैसे हम लोग टी नेटवर्क को ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि जेडएल के क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसमें होने वाली फ्लो होने वाली करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टी नेटवर्क क्या था, टी नेटवर्क में आपका देखिए जो इम्पीडेंस कनेक्टेड थे उनकी ज्योमेट्री टी शेप की थी। ठीक है, याद रखिएगा 3 इम्पीडेंस होंगे, इसकी जो ज्योमेट्री है वो टी शेप की है। मान लेते हैं ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। ठीक है, टी शेप में ये कनेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग एक इम्पीडेंस लगाते हैं ZL, जिसके अक्रॉस हमें ओपन सर्किट वोल्टेज और करंट कितनी फ्लो होगी उसमें वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं ये इंटरनल इम्पीडेंस है बैटरी का और बैटरी EB वोल्टेज की लगी हुई है। ठीक है, कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम हम बना लेते हैं। टी नेटवर्क का हमने पढ़ा था, इसी तरह का डायग्राम था। ठीक है, 2 लूप है यहाँ पे, ये फर्स्ट लूप है और ये सेकंड लूप है। ये 2 लूप अलग अलग हो गए और मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I1 है और इसके क्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो IL है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा IL करंट इसके क्रॉस फ्लो हो रही। डायरेक्शन करंट फ्लो होने की एक ही डायरेक्शन हमने दिखाई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी के जो घड़ी का जो सुई है जो मूव करता है जिस डायरेक्शन में वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो दीवार घड़ी आप देखेंगे तो किस तरह से मूव करती है, कुछ इसी तरह से। ये डायरेक्शन हमने दिखाई हुई है, याद रखिएगा दोनों की डायरेक्शन एक ही दिखाइएगा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। पर हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज लेकर के ही कर रहे हैं, वैसे ही करते हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज लेकर के भी करिएगा, रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, ये खुद करके आप लोग देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है मान लेते हैं EOC है। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है वो EOC है। तो इसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट बन के आएगी EOC और इसके साथ सीरीज में एक ZG कनेक्टेड होगा। वहां पे हमने बताया नहीं, सीरीज में कनेक्टेड होता है। एक्चुअली पिछले लेक्चर में वॉइस ब्रेक हो गई, वहां पे और डिटेल में बताया था हमने वही बात, पर वॉइस आपको वहां तक नहीं पहुंचाई होगी क्या हमने कहा था। ठीक है, और ये मान लेते हैं ZL इस तरह से कनेक्टेड है, यानी कि इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, इतनी सर्किट को रिड्यूस करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 डॉट जो बता रही है वो इक्विवेलेंसी की कंडीशन है। इक्विवेलेंस 3 डॉट हमने बनाए हैं, इक्विवेलेंट है, ये सर्किट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो टी नेटवर्क हम लोग सबसे पहले देखिए क्या कैलकुलेट करें। अगर ZG कैलकुलेट करें यानी इसके पीछे कितने इंपीडेंस जो कनेक्टेड हैं, इसका इंटरनल इंपीडेंस Z1 Z2 Z3, इन सबका जो रिजल्टेंट इंपीडेंस आएगा वो क्या आएगा। देखिए पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे ये हुआ ZB और Z1 आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इनका जो इंटरनल रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ZB प्लस Z1। ध्यान दीजिएगा इसका जो रिजल्टेंट इंपीडेंस होगा ZB प्लस Z1 हो जाएगा और Z3 इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो आप जानते हैं इंपीडेंस रेजिस्टेंस का जो मान लेते हैं Z डैश है, ZB Z1 और Z3 का रिजल्टेंट इंपीडेंस Z डैश है। ठीक है, तो 1/Z डैश क्या होगा, 1/ZB प्लस Z1। पैरेलल ऑर्डर में सीरीज का जब पैरेलल ऑर्डर में जब इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/Z3 ये होगा। कुछ इसी तरह से निकालते हैं, 2 इम्पीडेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड हैं तो उनका रिजल्टेंट इम्पीडेंस क्या आएगा, यानी उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। जैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस वैसे ही इम्पीडेंस। ठीक है,
कुछ इस तरह से हम लोग निकालेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा ZB और Z1 सीरीज में है तो उनको हम लोगों ने मान लेते हैं Z डबल डैश, रिजल्टेंट उनको ZB प्लस Z1 करते हैं। सीरीज ऑर्डर में जो इम्पिडेंस कनेक्टेड है उनका सम कर देते हैं, और अगर पैरेलल में है तो ये फार्मूला लगाते हैं 1/Z इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2। ठीक है, तो वही फार्मूला हम लगाए यहाँ पे। ये इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा कि सीरीज और पैरेलल में अगर इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उनको कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम लीजिए, ZB प्लस Z1, ये क्या आएगा Z3 प्लस ZB प्लस Z1, ये आ गया। तो Z डैश क्या आएगा, Z3 ZB प्लस Z1 डिवाइडेड बाई Z3 प्लस ZB प्लस Z1। ये यहां तक का रिजल्टेंट Z डैश आ गया। Z2 इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल ZG क्या हो जाएगा, देखिए ZG का अमाउंट जो हो जाएगा Z2 प्लस Z3 ZB प्लस Z1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस ZB प्लस Z3। ठीक है, ये हो जाएगा। ये प्लस का साइन है, एक्चुअली गड़बड़ी से बोर्ड पे 4 बन जाता। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट इम्पीडेंस ZG का अमाउंट आ गया, कितना होगा। इस तरह से हम लोग ZG ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा उतना ही इम्पीडेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद अब आ जाते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज आपका क्या आएगा, EOC। हाँ ठीक है, EOC निकाल लेते हैं। EOC आपका कितना आएगा, यहां पे ध्यान से देखिए सर्किट में। EOC आपका इन दो टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है। तो इसको निकालने के लिए क्या करें, फार्मूला लगाएं, वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वहीं से हम लोग इसको निकाल सकते हैं कितना EOC होगा। ठीक है, वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए, देखिए बाई KVL बाई KVL रूल ठीक है, KVL से लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये साइन प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमने प्लस माइनस पोलरिटी दिखाई हुई है। ये हमने बताया था वीडियो पिछले लेक्चर्स में, आज फिर बता दे रहे हैं। करंट जिस टर्मिनल से इंटर करेगी वो टर्मिनल पॉजिटिव, जिससे एग्जिट करेगी वो निगेटिव। जिस टर्मिनल से इंटर करेगी उस पॉजिटिव, जिससे एग्जिट करेगी वो निगेटिव। इसी तरह से Z3 से जिस टर्मिनल से इसने इंटर किया है और जिस टर्मिनल से एग्जिट किया है प्लस माइनस बना दिया। ऐसे ही सेकंड लूप में देखिए IL करंट इस टर्मिनल से इंटर कर रही है, इस टर्मिनल से निकल रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, फिर ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, कुछ इस तरह से ZL के क्रॉस पॉजिटिव और निगेटिव हमने बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लगाते हैं क्या आएगा, I1 ZB प्लस I1 Z1 प्लस I1 माइनस IL। Z3 के क्रॉस देखिए दो करंट है, एक I1 नीचे की तरफ, एक IL ऊपर की तरफ। तो I1 माइनस IL Z3 इक्वल टू EB कहिए या माइनस EB, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। यही KVL होता है।
यानी किसी क्लोज लूप में जितने भी वोल्टेज हैं, ड्रॉप्स हैं या वोल्टेज कनेक्टेड हैं या वोल्टेज ड्रॉप है इम्पीडेंस में और बैटरी सोर्स का वोल्टेज, इन सब का सम करेंगे वो जीरो आता है। तो बस ध्यान रखें सम करते वक्त डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, जो उसके निगेटिव में जा रहा है, जो उसके अपोजिट जा रहा है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये -2 हो रहा है तो इसको हमने निगेटिव साइन के साथ लिखा है। इसी तरह सेकेंड लूप में हम लोग लगा सकते हैं कंडीशन। सेकेंड लूप में क्या आएगा, देखिए सेकेंड लूप में जो आपका आएगा, यहाँ पे देखिए I1 ये फर्स्ट लूप का है। सेकेंड लूप का जो होगा I1 माइनस IL Z3 प्लस IL Z2 प्लस IL ZL इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कोई बैटरी सोर्स या कनेक्टेड नहीं है तो ये 0 आ गया। ये दो इक्वेशंस बन गई आपकी। इन दोनों इक्वेशंस से हम लोगों को निकालना है, जो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, IL करंट जो फ्लो हो रही है इस सर्किट में वो निकाल सकते हैं। ठीक है, वो करंट का अमाउंट हम लोग निकाल सकते हैं, IL करंट कितना फ्लो हो रही है। और अगर वोल्टेज निकालना हुआ इस ZL के क्रॉस में, ओपन सर्किट वोल्टेज वो कितना होगा, जिसका इंटरनल इम्पीडेंस ZG है, वो कैसे निकालेंगे देखिए। लेक्चर का टाइमिंग आप लोगों का हो गया है, यहीं पे हम लोग ये लेक्चर एंड कर रहे हैं। आगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में ये देखेंगे, ये सीखेंगे कैसे ओपन सर्किट वोल्टेज EOC निकालेंगे, और कैसे ये आप डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे, ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और ZG कैसे हम लोगों ने इंटरनल इम्पीडेंस इसके लुकिंग बैक फ्रॉम द नेटवर्क जो निकाला हुआ है, ये कैसे निकाला है इसके बारे में ध्यान से देखिएगा एक बार। और ये ओपन सर्किट वोल्टेज क्या आएगा ये हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का, दूसरी क्लास चलने वाली है, तो हमारा लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है। अपने अपने अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे EOC कैसे निकालेंगे और IL करंट कैसे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे और इसके बाद नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। हमारा लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये चीज़ें फिर से।